नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आखिर भगवान ने माता पिता के दिल को इतना कोमल क्यों बनाया है कि अपने बच्चों की लाख गलतियां होने के बावजूद माता पिता उन्हें माफ़ कर ही देते हैं। कमलेश बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। कमलेश के बेटे विजय ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। कमलेश की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। विजय ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ विजय, क्यों चिल्ला रहे हो? कमलेश की पत्नी जया ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। विजय ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? जया ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी जानकी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। कमलेश बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक ऊंचे घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को कमलेश की पत्नी ने कहा, देखो जी, आप कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देशी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। कमलेश को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को जानकी अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो इसीलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। कमलेश बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ थी। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे को कहा, कमलेश, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? कमलेश ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। जया को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, जानकी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। कमलेश जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब कमलेश बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से कमलेश के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों कमलेश, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है?
डॉक्टर रमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, जया ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने कमलेश की ओर देखा तो कमलेश ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि जानकी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर जानकी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। जानकी की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा कमलेश, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने कमलेश को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, कमलेश का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गांव आई थी, जानकी ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया। भाभी आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं आई है? समाज में तुम्हें नीचे देखना पड़ता है ना। डॉक्टर रमेश ने जया की ओर व्यंग्य से देखा। जया निरुत्तर होकर कमलेश को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा कमलेश, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। जया बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने जानकी से कहा। कमलेश को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो कमलेश को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ जानकी के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। कमलेश ने आगन्य दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। जया को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जानकी से आंख मिलाए। जानकी ने जया की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और कमलेश को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। जया और बच्चों ने जानकी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और मां के हृदय ने सबको माफ कर दिया। आखिर भगवान ने माता पिता के दिल को बनाया ही इतना नाजुक है कि बच्चों की गलतियां होने पर जैसे ही बच्चे माता पिता से माफी मांगे, माता पिता उसी समय पिघल जाते हैं और बच्चों को माफ कर देते हैं। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।